हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ डीबीटी जेआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 2010 टू 2019 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल साइकिल से रिलेटेड जो जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हैं और सेल साइकिल रेगुलेशन। ओके, लाइक चेक पॉइंट से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके अलावा साइटोस्केलेटन, ट्रांसपोसोन्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सेल साइकिल रेगुलेशन और सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन एंड ट्रांसपोसोन्स और जो भी सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाता है सारे एक साथ अरेंज करने से, तो इस वजह से मैंने इसके पार्टीशंस कर दिए। ओके, सो इस वाले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको बेसिक सेल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। सेल साइकिल की काफी सारी फेजेस होती हैं, लाइक G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो उस फेज के अंदर कौन कौन सी पर्टिकुलर प्रोसेसेस होते हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लाइक कोई एग सेल है, उसमें जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वो जाइगोट बना। जाइगोट बनते ही सेल के अंदर रैपिड डिवीजन होते हैं जिसको बोलते हैं क्लीवेज, और उसमें इतने रैपिड डिवीजन होते हैं कि कैंसर सेल के अंदर जितने डिवीजन होते हैं उससे भी ज्यादा तेजी से उसमें क्या होता है, रैपिड डिवीजन होता है। तो उसकी वजह से उसमें जो G1 और G2 फेज है, ग्रोथ फेज, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है क्लीवेज के अंदर। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना बिल्कुल। अभी जो भी मैं बोलूंगी उसी से रिलेटेड नॉलेज की बेस पे आपके क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। ओके, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, किस तरह से सेल का फर्टिलाइजेशन हुआ और किस तरह से प्रोग्रेस स्टार्ट हो रही है सेल डिवीजन की। ओके, तो क्लीवेज हुआ, उसके बाद उसमें मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन होगा, वो सारी चीजें डेवलपमेंटल बायोलॉजी की आ जाती है। उसके बाद सेल G1 फेज के से पहले एक स्टेज रहती है जिसको बोलते हैं G0 फेज। ओके, तो G0 फेज में क्या रहता है, सेल रहती है। उसके बाद जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, प्रॉपर ग्रोथ होगी, प्रॉपर ग्रोथ मटेरियल मिलेगा उसको, और उसके बाद डीएनए डैमेज वाला सब प्रॉपर उसको में चेकिंग होगी, उसके बाद क्या होता है, G1 फेज से उसमें सेल डिवीजन में प्रोग्रेशन होता है। ओके, तो G1 फेज में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है फॉर एस फेज, एंड इसके अलावा ऑर्गेनेल्स का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं G1 फेज के अंदर। फिर एस फेज सिंथेसिस फेज है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। उसके बाद आती है G2 फेज। G2 फेज के अंदर भी काफी सारे प्रोग्रेस चलते रहते हैं। उसके बाद प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होने लग जाता है, क्रोमोसोम में कंडेंसेशन होता है, और फिर वो एंटर हो जाती है माइटोसिस के अंदर। तो इस तरह से पूरी सेल का साइकिल चलता रहता है। तो इसमें देख सकते हैं, लाइक ये G1 फेज है जिसमें सेल की ग्रोथ हो रही है, ऑर्गेनेल्स का रेप्लिकेशन हो रहा है, एंड दूसरे जो डीएनए का सिंथेसिस है उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। मीन्स सारे जो भी डीएनए सिंथेसिस के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी उनका सिंथेसिस कहाँ पे होगा, G1 फेज के अंदर। लेकिन कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, लाइक वो चेक करते हैं कि इस फेज को आगे प्रोग्रेस करवाना है या नहीं। तो उसके लिए G1 फेज के जो चेक पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं CDK6 और साइक्लिन डी। तो CDK क्या होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होते हैं। ये पर्टिकुलर इस साइक्लिन के किसी पर्टिकुलर साइक्लिन के साथ मिलके क्या करते हैं, उस सेल की ग्रोथ को, उसकी पर्टिकुलर चेकिंग करके उसको आगे प्रोग्रेशन में भेजते हैं। तो CDK का सिंथेसिस नहीं होता, CDK में फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन होके वो क्या होगा, एक्टिवेट और डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा सारी पूरी सेल साइकिल की फेज में। लेकिन हर फेज के अंदर साइक्लिन क्या होता है, न्यूली सिंथेसाइज होता है। ओके, तो इसके बेस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि साइक्लिन का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। एक पर्टिकुलर फेज कंप्लीट होते ही साइक्लिन का डिग्रेडेशन हो जाता है, पॉलीयूबिक्विटिनेशन के थ्रू प्रोटियोलाइसिस डिग्रेडेशन हो गया। लेकिन CDK क्या होता है, हर सेल के अंदर फॉस्फोराइलेटेड या डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म के थ्रू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता रहता है। ओके, इसके अलावा कुछ इस तरह की प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहती हैं, लाइक P15, P16, P18 और P19।
इनको ट्यूमर सप्रेशर जीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी भी सेल के प्रोग्रेशन को रोकने का काम कर रही है। ओके, तो इसके लिए इनको क्या बोला जाता है, इनको किप और सिप फैमिली की प्रोटीन बोला जाता है। किप मीन्स काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन और सिप मीन्स साइक्लिन इनहिबिटरी प्रोटीन्स। ओके, तो इसमें P21, P27, P57 ये कैंसर में इनका काफी ज्यादा रोल है। हम लोग कैंसर पढ़ेंगे तब भी आप देखेंगे कि ये सारी जो प्रोटीन्स हैं ये काफी ज्यादा रोल प्ले करती हैं किसी भी सेल की ग्रोथ को डिस्टर्ब करने के लिए, रोकने के लिए। ओके, तो उसके बाद ये जब चेकिंग हो जाएगी तो जीवन चेक पॉइंट का जो साइक्लिन है वो सिंथेसाइज हो जाता है। और साइक्लिन किस तरह से सिंथेसाइज होगा जीवन साइक्लिन का, एक जब जैसे ही इसमें क्या होगा, सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जाकर के एक रेटिनोब्लास्टोमा और E2F फैक्टर पे एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें रेटिनोब्लास्टोमा पे जाके फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करेगा। और जैसे रेटिनोब्लास्टोमा पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है, E2F फैक्टर वहां से फ्री हो जाता है और वो जाके न्यूक्लियस में जीन का एक्सप्रेशन करता है और नेक्स्ट वाले साइक्लिन का सिंथेसिस करवाता है। ओके, तो इस तरह से ये पूरी साइकिल सेल साइकिल चलती है। ये G1 फेज है। एस फेज में क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा और इसका जो चेक पॉइंट है वो क्या है, ये होता है CDK2 एंड साइक्लिन E। ओके, उसके बाद है CDK2 साइक्लिन A, उसके बाद CDC2 साइक्लिन A। देन G2 फेज में क्या होगा, सेल की साइज और डीएनए रेप्लिकेशन को प्रॉपर चेक किया जाएगा। उसके बाद स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स आ जाएंगे और इसको बोलते हैं मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, G2M चेक पॉइंट्स को। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और माइटोसिस में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन तो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ओके, और क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होके क्रोमोसोम का क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ये पूरी सेल साइकिल चलती है। अब देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले है सेल साइकिल प्रोग्रेशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर इज प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय, तो किससे कंट्रोल होती है, साइक्लिन की सिंथेसिस और सीडीके के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप एड होने से। तो इसमें क्या है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिन, तो साइक्लिन का तो डिग्रेडेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। उसके बाद प्रोटियोलाइसिस ऑफ साइक्लिन, हाँ तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन होता है साइक्लिन का, उसी के बेस पे हम लोग सेल के प्रोग्रेशन को डिसाइड करते हैं। ओके, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिन नहीं होगा, साइक्लिन का कोई फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स टू द स्पिंडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। तो स्पिंडल फाइबर्स के जो असेंबली के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, इनिबिशन ऑफ MCDK, association of laminin to nuclear membrane and breakdown of nuclear envelope and rapid synthesis of cyclin B। तो cyclin B का rapid synthesis तो कब होगा, जब M phase स्टार्ट होती है उससे पहले S फेज में साइक्लिन बी सिंथेसिस हो जाता है, लेकिन वो एक्टिव कब होता है, M फेज के अंदर। ओके, और MCD का इनिबिशन नहीं होगा। उसके बाद लेमिना टू एसोसिएशन ऑफ लेमिना टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होगा वहां पे क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड का स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैचमेंट होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट है cell division cycle is divided into 4 phases, G1, S, G2 and M. Standard eukaryotic cell cycles are of 12 hours or longer duration. Okay. Early embryonic cell cycle are extremely rapid, having time duration of less than an hour. Which of the following phases are drastically reduced in embryonic cell cycle? जैसा कि मैंने बताया क्लीवेज के अंदर रैपिड सेल डिवीजन होता है, उसमें जो 12 हार के अंदर जो सेल डिवीजन कंप्लीट हो रहा है, सेल साइकिल कंप्लीट हो रही है, वो सिर्फ 1 हार के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इट मीन्स इसमें क्या है, G1 और G2 फेज एब्सेंट होती है क्योंकि सिर्फ G1 फेज को कंप्लीट होने में 9 हार्स लग जाते हैं। ओके,
और G2 को 3 आवर्स समथिंग लगते हैं। तो इसलिए क्या होता है, G1 और G2 इसमें एब्सेंट रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये 2012 का क्वेश्चन है, इसी टाइप से सेम क्वेश्चन पूछा है 2014 में। ओके, बिल्कुल एज इट इज सेम लैंग्वेज सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी सेम दिए हुए हैं, G2 G1 एंड G2। ओके, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इस वाले एग्जाम में क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। ओके, अब आप वो देखोगे, यही क्वेश्चन सेम वापस रिपीट हुआ है। लाइक ये देखो, following fertilization, zygote divides rapidly to form a large number of cells within a short time through a process called cleavage. In some organisms like sea urchin, the cell of the early embryo skip some stages of cell cycle in order to achieve this. Which one of the following steps may be skipped? तो कौन सी steps skip होती है इसमें? G1 and G2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये 2017 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का रिपीटेशन होता है, सेम कॉन्सेप्ट सेम लैंग्वेज सेम क्वेश्चन। ओके, देन नेक्स्ट है specificity factors which activate ubiquitin ligase activity of APC C complex during सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये क्या करता है, एपीसी जब CDC20 के साथ बाइंड होगा तब क्या होगा, उसमें सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा। सिस्टर क्रोमेटिड एक कोहेजिन नाम की प्रोटीन से अटैच्ड रहती है और उसको कोहेजिन को इनिबिट करता है सेपरेजेस। ओके, इनिबिशन मींस कोहेजिन का डिग्रेडेशन करवाता है सेपरेजेस। लेकिन सेपरेजेस भी उस टाइम पे क्या होता है, एक दूसरी सिक्योरिन प्रोटीन से अटैच होकर रहता है, जिसकी वजह से सेपरेज इनिबिट रहता है सिक्योरिन से। ओके, लेकिन जब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स CDC20 के साथ अटैच होगा, दोनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, तो सेपरेजेस को अलग करवाता है सिक्योरिन से। उस तरह से सिक्योरिन का डिग्रेडेशन हो जाएगा और सेपरेजेस बिल्कुल फ्री हो जाएगा। फिर सेपरेजेस जाके कोहेजिन का डिग्रेडेशन करवाता है और इस तरह से सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है। तो ये क्या है, एक यूबिक्विटिन लाइगेज है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और CDC20 के साथ मिलकर काम करेगा ये। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से CDH1 के साथ कब मिलेगा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जब साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन करवाना होगा, जब माइटोटिक प्रोमोटिंग फैक्टर, माइटोटिक प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो G2M चेक पॉइंट्स का होता है, उसके अंदर साइक्लिन बी बनता है और साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन होगा, तब जाके सेल एंटर होगी एनाफेज के अंदर। तो उस साइक्लिन बी का डिग्रेडेशन के लिए ये यूबिक्विटिन प्रोटीन इसके साथ अटैच होती है CDH1 के साथ। लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड के सेपरेशन के लिए एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स किसके साथ अटैच होता है, CDC20 के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following result is expected when a mammalian cell in S phase is fused with another इन G2 फेज। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पहले 2019 के पेपर में। जब उसमें ऐसा फ्यूजन होता है, सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, तो क्या होता है, G2 फेज का न्यूक्लियस वेट करता है S फेज के न्यूक्लियस के लिए, और जैसे ही S फेज का रिप्लिकेशन कंप्लीट होता है, जैसे वो G2 में एंटर होता है, फिर दोनों एक साथ कहाँ पे एंटर होंगे, M फेज के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट, which of the following conditions would tend to promote cell cycle progression। वापस वही सेम क्वेश्चन आ गया, 2011 में है, वो 2010 में पूछा था। A cell with a mutant E2F, ये थोड़ा इसमें लैंग्वेज थोड़ी अलग दे दी है। उसमें साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा था, इसमें दूसरा पूछा है cell with a mutant E2F that cannot bind to DNA। इसमें क्या पूछा है, कंडीशन टेंड टू promote the cell cycle progression। okay, then a cell with a mutant P16 protein that cannot bind to CDK4। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि E2F अगर म्यूटेंट हो गया, अगर DNA के साथ बाइंड नहीं होगा तो सेल का प्रोग्रेशन होगा ही नहीं। लेकिन सेल का प्रोग्रेशन करवाना है तब क्या होगा, जब ये ट्यूमर्स किप्स फैमिली की प्रोटीन अगर म्यूटेंट हो जाएगी तो ये CDK4 के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी, और जैसे ही CDK4 के साथ बाइंड नहीं करेगी तो CDK ऑलवेज एक्टिव रहेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, सेल साइकिल प्रोग्रेशन में रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, और
नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। ए सेल विद म्यूटेंट CDK4 दैट कैन नॉट बाइंड टू साइक्लिन डी। अगर CDK4 साइक्लिन डी का बाइंडिंग नहीं होगी तो फिर तो सेल साइकिल प्रोग्रेस होगी नहीं। ओके, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ म्यूटेंट PRP रेटिनोब्लास्टोमा वाला फॉस्फोराइलेशन है ये, दैट कैन नॉट बी फॉस्फोराइलेटेड बाय। अगर ये फॉस्फोराइलेटेड नहीं होगा तो E2F इससे फ्री नहीं होगा, और E2F फ्री नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो DNA के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और साइक्लिन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो सेल साइकिल वहां अरेस्ट हो जाएगी, ना कि प्रोग्रेस होगी। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट, इन ए सेल पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम एग्जिबिटेड बकेट स्टेज, बुके स्टेज। ओके, तो बुके स्टेज कौन सी होती है? लेप्टोटीन एक प्रोफेज फर्स्ट को फर्दर डिवाइड करते हैं 5 स्टेजेस के अंदर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डाइकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन। ओके, तो बुके स्टेज कौन सी होती है? उसके अंदर क्या होता है, टीलोमियर्स का एक जो पॉइंट होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ एक पॉइंट पे अटैच हो जाता है, और उसके बाद एक काफी सारे लूप्स इस तरह से फॉर्म होते हैं बलून लाइक, तो वो इस तरह से लगता है लाइक एक बुके ऑफ फ्लावर का। ओके, तो in the first sub-stage of prophase fast, leptotin is also known as leptonema, and as the bouquet stage, because all the telomeres tend to contact the nuclear envelope in one spot, so that the looped chromosome balloon out from that point like flower petals, flower के petals की तरह वो दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेप्टोटीन। इसको बुके स्टेज भी बोला जाता है। The next, cell cycle controller is robust and adaptable. Additionally, it functions like a switch to ensure unidirectional cell cycle. This switch-like behavior can be achieved by which one of the following mechanism? तो उसके लिए क्या होगा, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है CDK का। CDK क्या कराएगा, पॉजिटिव फीडबैक लूप देगा, तो फिर क्या होगा, सेल का यूनिडायरेक्शनली क्या होगा, उसका प्रोग्रेशन होता रहेगा। लाइक इसमें दूसरे ऑप्शन में क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। CDK का ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं होता है, उसका या तो एक्टिवेशन होता है थ्रू फॉस्फोराइलेशन या फिर डिफॉस्फोराइलेशन होके डीएक्टिवेशन होगा। ओके, और ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ये भी नहीं होगा। इंक्रीज सिंथेसिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है, ये सेम हो गया ऑप्शन वैसे। अच्छा, इसमें लिखा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक्टिविटी, और इसमें सिंथेसिस लिखा है, तो सिंथेसिस तो इसका एक ही बार होता है। द नेक्स्ट, नेगेटिव फीडबैक लूप टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस। नेगेटिव फीडबैक लूप नहीं होता है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देन नेक्स्ट, which one of the following organelles disappear during cell division and is regenerated in the daughter cells? तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्जी बॉडी ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो एम फेज में क्या होता है, एम फेज में सेक्रेटरी पाथवे बंद हो जाता है, जिसकी वजह से गोल्जी एपरेटस क्या होता है, एक वेसाइकल की फॉर्म में बन जाता है, और उसमें क्या होगा, डिसअपियरेंस हो जाती है, और फिर जैसे ही डॉटर सेल बनती है उसके अंदर वापस उसका क्या हो जाता है, रीजनरेशन होने लग जाता है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी एपरेटस। इसके बारे में देख लेते हैं। गोल्जी एपरेटस इज द सेल ऑर्गेनेल्स दैट डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इज रीजनरेटेड इन द डॉटर सेल्स। ओके, at the onset of mitosis the protein transport along the secretory pathway is blocked and the Golgi apparatus break down into small vesicle structure, and these vesiculated Golgi membrane are bound scattered throughout the cytoplasm, पूरे cytoplasm में फैल जाएगी। Then after the cytokinesis, these vesiculated Golgi membrane assemble into stack of cisternae and the secretory pathway resumes. Okay, तो इस तरह से वो वापस वेसाइकिल क्या करेगी, सिस्टनी की फॉर्म में स्टैक्ड बन हो जाएगी और वापस से सेक्रेटरी पाथवे चलने लग जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देन नेक्स्ट, if G2M checkpoints and DNA repair protein were
working optimally in a cell and there are some DNA damage during G2 phase. तो G2 phase के अंदर कोई DNA डैमेज हो जाए तो फिर क्या होगा, which one of the following would be the response of cell to damage. तो उसमें क्या होगा, G2 phase में अगर कोई सेल डैमेज हो गया तो G2M चेक पॉइंट्स है, तो वहां पे उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा डैमेज को एंड देन उसको रिपेयर करके फिर उसकी सेल की प्रोग्रेशन होगी फर्दर. तो सेल साइकिल विल कंटिन्यू नहीं हो सकती. सेल विल अंडरगो साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस टीलोफेज के अंदर होता है. आफ्टर एनाफेज, टीलोफेज के अंदर साइट के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता. उसके बाद सेल विल एंटर इनटू माइटोसिस एंड अरेस्ट एट मेटाफेज. तो माइटोसिस में एंटर नहीं हो पाएगी, उसमें उससे पहले ही G2M चेक पॉइंट रहता है. तो सेल विल अरेस्ट एट G2 फेज अंटिल द डैमेज आर रिपेयर्ड. जब तक डैमेज रिपेयर नहीं हो जाता वो G2 फेज के अंदर ही रहेगी. तो करेक्ट ऑप्शन इज द आंसर नंबर डी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिटीन क्रोमोसोम इज जनरेटेड ड्यू टू. तो पोलिटीन क्रोमोसोम कुछ ड्रोसोफिला की सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, कुछ इंसेक्ट्स की सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट रहता है और वो क्या होता है, रिपीटेड डीएनए रिप्लिकेशन से पोलिटीन क्रोमोसोम बनता है और सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन नहीं हो पाता है. ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, पोलिटीन क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. इसका काफी ज्यादा यूज भी होता है. तो polytene chromosomes are formed by repeated replication of homologous chromosomes in which the replicated individual sister chromatid strand do not separate. Okay, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड. देन नेक्स्ट, asynchronous animal cells were stained with a fluorescent DNA binding dye एंड एनालाइज्ड बाय फ्लो साइटोमेट्री. तो फ्लो साइटोमेट्री एक टेक्निक्स होती है जिसके अंदर देखा जाता है कि सेल कौन सी फेज के अंदर है. ओके, तो द हिस्टोग्राम ऑफ सेल काउंट वर्सेस फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इज शोन बिलो विद और विदाउट ट्रीटमेंट. तो इसमें अनट्रीटेड है और यहाँ पे ट्रीटेड सेल है. तो इसमें देखना है कि सेल कौन सी फेज के अंदर है. तो ये है G1 फेज जिसमें सेल का काउंट काफी ज्यादा है और ये S फेज है नीचे और उसके बाद है G2M फेज. ओके, तो इसमें फ्लूरोसेंस जैसे जैसे सेल का प्रोग्रेशन हो रहा है फ्लूरोसेंट इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है. और उसके बाद हमने देखा ये S फेज के बाद G2M फेज में सेल क्या हो गई, सेल का प्रोग्रेशन स्टॉप हो गया. तो इट मीन्स ये जो ड्रग ट्रीट किया था वो किसको इनिबिट कर रहा है, G2M फेज को. ओके, तो सॉरी ये जो ट्रीट किया था वो क्या कर रहा है, G2M फेज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो द ट्रीटमेंट इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ G2M फेज. तो G2M फेज का प्रोपोर्शन क्या हो गया, यहाँ पे लो था बिल्कुल और यहाँ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है all the DNA strand of a cell containing 4 chromosomes are labeled. जितने DNA strand की 4 क्रोमोसोम को लेबल किया. आफ्टर वन डिवीजन हाउ मेनी क्रोमोसोम इन डॉटर सेल विल हैव लेबल्ड DNA. तो जिस 4 क्रोमोसोम को लेबल किया उसके बाद जैसे रिप्लिकेशन हुआ, तो रिप्लिकेशन किस टाइप का होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है. एक पेरेंट स्ट्रैंड जाएगी और एक डॉटर सेल फॉर्म होगी. तो 4 क्रोमोसोम को लेबल किया, इट मींस डॉटर सेल में भी कितने क्रोमोसोम दिखाई देंगे, 4 क्रोमोसोम लेबल्ड दिखाई देंगे और 4 न्यू जो बनेंगे वो क्या होंगे, अनलेबल्ड होंगे. तो ये रिप्लिकेशन का क्वेश्चन है और सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन किस तरह से होता है उसके बेस पे क्वेश्चन है. ओके, so if the cell is enter in S phase for duplication of DNA, there is labeled DNA also transferred to new strand of DNA and there are same number of chromosome are transferred from parent cell to daughter cell during mitosis process of cell division. So correct option is option number C. Okay. Then next, if the DNA content of a cell in G1 phase of cell cycle is C, इसका DNA content C है G1 phase में, what will be the its content after meiosis is completed. तो meiosis में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर कितने रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं, DNA का कंटेंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सेकंड. ओके. The next one, if the DNA content of a diploid cell in G1 phase of the cell cycle is X. G1 phase में diploid cell में क्या है? X number है DNA का content. Then the DNA content of the same cell at metaphase of meiosis first would be. तो meiosis first के metaphase तक तो उसमें जो उसका DNA content रहेगा वो S phase से निकलेगा. तो उसमें क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा. तो वो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा. उसके बाद जब मियोसिस सेकंड आएगा उसमें क्या होगा? उसका हाफ नंबर रह जाएगा. ओके. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. देन नेक्स्ट, what is the generation time of a bacterial population that increases from 100 cells to 1 lakh cells in 3 hours of growth? तो इसके जनरेशन टाइम का एक फॉर्मूला होता है. जनरेशन टाइम को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? टाइम जितना भी दिया हुआ है मिनट्स में हो सकता है या हावर्स में हो सकता है, अपॉन एन. एन क्या है? नंबर ऑफ जनरेशंस. तो हमें पहले क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ जनरेशन. नंबर ऑफ जनरेशन जैसे मिलेगा उसके बाद हम लोग जनरेशन टाइम निकाल सकते हैं. तो नंबर ऑफ जनरेशन का फॉर्मूला होता है 3.3 log फाइनल नंबर ऑफ सेल अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स. ओके. तो ये एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ जनरेशन फाइंड करने का. तो फाइनल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है हमारे पास? 1 लाख सेल. तो इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो 3.3 log 1 लाख अपॉन 100. तो इसको कट करेंगे, यहाँ पर बचेगा log 1000. तो log 1000 की वैल्यू होती है 3. ओके. तो उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 से तो वहां आ जाएगा 9.9. एंड देन उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. टाइम कितना है हमारे पास? 3 आवर्स. तो 3 आवर्स को हम लोग 180 मिनट्स में भी लिख सकते हैं. तो 180 मिनट्स अपॉन 9.9 क्या है हमारा? नंबर ऑफ जनरेशन है. तो उसके बाद मिनट्स में फाइंड करना है इसलिए हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया. ओके. तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 18 मिनट्स. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हैं सेल मेम्ब्रेन से. इतनी देर जो क्वेश्चंस देख रहे थे वो थे सेल डिवीजन से. ओके. तो आप लोग देख सकते हो सारे ईयर्स के अंदर कितने सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ सेल साइकिल के रेगुलेशन से और सेल साइकिल से. ओके. तो सेल साइकिल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डीबीटी जेआरएफ एग्जाम. देन नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन देखते हैं. Which one of the following are components of phospholipids? तो phospholipids के components क्या होते हैं? phospholipids means एक phosphate ग्रुप होगा, वहाँ हेड ग्रुप में ग्लिसरॉल होगा और उस पे कोई फैटी एसिड टेल होगी. ओके. तो फैटी एसिड्स, phosphate group and glycerol. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Then next, which one of the following molecules has the highest diffusion coefficient in plasma membrane? तो highest diffusion coefficient किसका होता है? जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी टाइम स्पेंड कर रहा है कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन तो उसका उतनी ज्यादा वो क्या होगा? उसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट कम होगा. जितना ज्यादा स्पेनिंग होगी उतना डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होगा? कम होगा. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं F0 F1 ATPase काफी बल्कि ग्रुप है, काफी सारे उसमें सब यूनिट्स प्रेजेंट रहती हैं. ओके. तो ये नहीं हो सकता इसमें, ये तो काफी ज्यादा स्पेन करता है तो इसका हाईएस्ट डिफ्यूजन नहीं हो सकता. उसके बाद ग्लाइकोफोरिन क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन है आरबीसी की, तो ये हो सकता है. उसके बाद एबीसी ट्रांसपोर्टर में भी क्या होता है? मल्टीपल सब यूनिट्स होती हैं. इंसुलिन रिसेप्टर में भी मल्टीपल सब यूनिट होती है. इंसुलिन का रिसेप्टर होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज. ओके. आरटीके, तो वो भी डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोफोरिन. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, lateral diffusion rate of an individual membrane protein in a biological membrane generally depends on. तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है इसमें भी, जो नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन डोमेन डिसाइड करेंगे कि उस मेम्ब्रेन प्रोटीन का लेटरल डिफ्यूजन कितना होना है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. ओके. कि उसके इंटीग्रल डोमेन कितने हैं, कितने टाइम मेम्ब्रेन के अंदर स्पेंड कर रही है कोई प्रोटीन, वो डिसाइड करेगा उसके डिफ्यूजन को. ओके. देन नेक्स्ट है
Fluorescence recovery after photo bleaching is a powerful technique for calculating। तो फ्रेप के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को जरूर देख लें। ओके, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस फ्रेप टेक्निक से रिलेटेड। तो इसमें क्या देखा जाता है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का जो डिफ्यूजन होता है उसको मेजर किया जाता है फ्रेप टेक्निक से। सो ऑप्शन नंबर A is the correct answer. The next is the observation that plasma membrane protein mix after cell fusion provide evidence for। तो cell fusion experiment क्या प्रोवाइड करवाता है, जब माउस सेल को, और इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है कि ह्यूमन सेल और माउस सेल को जब दोनों को प्रोटीन को लेबल करके मिक्स किया गया तो उसमें क्या देखा गया कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसमें क्या होता है, कुछ लेटरल मूवमेंट प्रेजेंट रहता है या फिर रोटेशनल मूवमेंट प्रेजेंट रहता है। ओके, तो रोटेशनल मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इट्स रेट इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन। ये क्वेश्चन 2019 का है, वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें इनकरेक्ट पूछा है। तो इट्स रेट इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद द पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द सॉल्यूट इज इररिलेवेंट फॉर इट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट भी इसका इररिलेवेंट होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सैचुरेशन आ जाता है इसमें थोड़ी देर के बाद, तो इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है वर्क अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें अगेंस्ट नहीं होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्या करता है, फ्लो करता है मॉलिक्यूल्स को। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द काइनेटिक्स ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट थ्रू ए मेम्ब्रेन चैनल। तो मेम्ब्रेन चैनल क्या है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ही एग्जांपल है, और उसमें मैंने बताया कि जैसे ही उसने चाहे मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी हाई कर दें, थोड़ी देर के बाद उसमें क्या होता है, एक सैचुरेशन आ जाता है, उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स वहां पे एंटर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसका जो ग्राफ आता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट रेट है और आयन कॉन्सेंट्रेशन इस इधर दे रखा है, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट है कोलेस्टेरॉल कंट्रीब्यूट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो कोलेस्टेरॉल क्या करता है, मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को मेंटेन करता है, जैसा कि हमने देखा था मेम्ब्रेन लिपिड वाले वीडियो के अंदर, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। तो कोलेस्टेरॉल क्या करता है, बरीड रहता है अंदर लिपिड के बीच में, और वो क्या करता है, मेम्ब्रेन की रिजिडिटी को मेंटेन करवाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। Then next, the changes in the electrical potential of a neuron that constitute the action potential occur in the following order। तो न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किस फ्लो में, किस डायरेक्शन में होता है, सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहेगा। उसके बाद जैसे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, सोडियम अंदर आएंगे, सोडियम का इनफ्लक्स होता है, और सोडियम का इनफ्लक्स होते ही क्या होता है, सेल के अंदर का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता जाता है, और उसमें उसके बाद क्या होता है, डीपोलराइजेशन होगा। देन डीपोलराइजेशन के बाद सोडियम गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। ओके, और फिर पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। तो पोटेशियम चैनल्स ओपन होते ही वहां क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा, और ज्यादा पोटेशियम अगर बाहर चला गया सेल से तो फिर क्या हो जाता है, हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है, और फिर वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग कंडीशन आ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन एंड देन वापस रेस्टिंग पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम। तो एक्शन पोटेंशियल से भी आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जैसे ओपन होते हैं तो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन होना मीन्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है।
दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इनसाइड द नर्व फाइबर। तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज तो होता है, लेकिन ये इसका करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। ओके, उसके बाद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड ऑफ नर्व फाइबर। तो आउटसाइड में नहीं, इनसाइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है, ना कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। The next, the type of transport that does not reach the Vmax। तो Vmax कौन रीच नहीं कर सकता है, सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और इसमें आयन चैनल भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का टाइप है। और इन सारे में क्या होता है, एक टाइम के बाद सेचुरेशन आ जाता है, और उसके बाद उसमें वीमेक्स क्या होता है, रीच हो जाता है। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में एक स्ट्रेट लाइन आती है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट रेट बढ़ती जाती है। ओके, तो सिंपल डिफ्यूजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, एसिमेट्री ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज रेगुलेटेड बाय। तो मेम्ब्रेन की सिमेट्री को रेगुलेट करने के लिए मैंने बताया था, लिपिड और प्रोटीन के अंदर काफी सारे मूवमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। काफी सारी लिपिड्स बाहर की साइड, आउटर साइड में प्रेजेंट रहते हैं, लाइक फॉस्फेटिडाइल कोलिन, स्पिंगोमाइलिन, ये। और कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, इनर लीफलेट के अंदर, लाइक फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमिन। लेकिन वो अगर वहां से आउटर साइड में चली जाए किसी कंडीशन में, तो उसको फ्री फेज और फ्लो फेज मूवमेंट्स के थ्रू वापस से एटीपी का यूज करके वापस से अपनी पोजीशन पे लाया जाता है। तो एसिमेट्री को कौन मेंटेन करता है, कौन रेगुलेट करता है, फ्री फेज। फॉस्फोलाइपेज ए नहीं हो सकता, फॉस्फोलाइपेज सी भी नहीं हो सकता, और एन ग्लाइकोसाइडेज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्री फेज। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन आया था 2011 में, और सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो 2013 में भी आया है। इसका भी आंसर क्या है, फ्री फेज। इसमें भी मेम्ब्रेन एसिमेट्री कैन बी रेगुलेटेड बाय। तो सेम सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देन नेक्स्ट है, which of the following statements concerning biological membrane is correct। तो biological membrane के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। लिपिड राफ्ट्स आर फिक्स्ड इन पोजीशन इन मेम्ब्रेन। तो लिपिड राफ्ट की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती, वो अलग अलग कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है आउटर लीफ में। ओके, देन लिपिड कंपोजिशन ऑफ टू बाइलेयर ऑफ द मेम्ब्रेन इक्विलिब्रेट। उसके बाद द मेम्ब्रेन इज मोस्ट फ्लूइड एट द सरफेस। तो ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि मेम्ब्रेन का जो सरफेस पे जो होते हैं वो काफी ज्यादा फ्लूइड होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब इसके थोड़े बहुत रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगी। तो इस तरह से सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन सारे कवर करने की कोशिश की है मैंने। ओके, 2010 टू 2019 के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएगी इस वीडियो में। और इसी तरह से मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और अदर जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस भी एक एक करके लेके आऊंगी। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।